भागों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। अब आपसे हम पूछते हैं, ट्रियस वंश का सबसे प्रमुख शासक हुआ मीनांडर, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए किस में बदल जा रहा है, मिलिंद में, देख रहे हैं ना, यानी इनका सांस्कृतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, सांस्कृतिकरण। समझ नहीं, आधुनिक भारत में आप पहुंचिएगा तो एक बात लिखा है इतिहासकारों ने कि अंग्रेज भारत पर आक्रमण करने वाले अब तक के विलक्षण आक्रमणकारी थे, जो अपने पूर्व के सभी आक्रमणकारियों से भिन्न थे। ये बात लिखा जाता, पढ़िएगा आप लोग, आधुनिक भारत में पहुंचिएगा। यूक्रेडाइटिस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ एंटीयालकिड्स। हेलियोडोरस को इसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा। जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। आगे लिखिए, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया था। भारत को यूनान की देन, यानी भारत में जब यूनानी साम्राज्य स्थापित हुआ या यूनानी भारत आए तो उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को क्या दिया। ठीक है, जब दो संस्कृतियों का समागम होता है तो दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे से कुछ लेन देन करती है कि नहीं करती है। तो क्या लिया, यूनानियों ने जब भारत में राज्य स्थापित किया तो उन्होंने भारतीयों को क्या दिया, तो भारत को यूनान की देन। पहला, भारत ने यूनानियों से ज्योतिष विद्या का ज्ञान सीखा। आगे लिखिए, सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन और विभिन्न ग्रहों के नाम द्वारा ही दिए गए हैं। मार्स, विभिन्न ग्रहों के नाम यूनानियों ने ही दिए हैं। दूसरा, तीसरा, नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला भी यूनानियों ने ही दिया है। आज भी प्रचलित है कि नहीं, जन्म कुंडली बनाना। ठीक है, आगे लिखिए, भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यूनानियों के द्वारा ही किया गया। लिख लिए। चौथा है ना। पांचवा, कला के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक आर्ट, कला के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक आर्ट का जन्म हुआ, तो आगे चलकर गंधार कला के रूप में विकसित हुआ। और अंतिम, छठा है, पर्दा प्रथा का प्रचलन यूनानियों द्वारा ही शुरू की गई। यूनानी ग्रंथों में पर्दा को यवनिका कहा गया है।
क्या कहा गया है? आप लोग कभी नाटक देखे हैं? देखते हैं नाटक का जब एक सीन बंद होता है तो पर्दा ऐसे 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 आता है, देखे हैं? वो भारत में पहली बार यूनानी लेकर आए और उसी से, उसी यवनिका, उसको यवनिका कहा जाता था, और उसी यवनिका से भारत में पर्दा प्रथा का विकास। आक्रमण, लिखिए यूनानियों के बाद मध्य एशिया से आने वाली जाति शकों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली जाति शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शकों का भी भारत, शक भी, लिखिए शक भी भारत में दो भागों में विभाजित हो गए। शक भी भारत में दो भाग में विभाजित हो गए। पहला उत्तरी क्षत्रप, जिसकी राजधानी तक्षशिला एवं मथुरा थी, राजधानी नासिक और उज्जैन थी। पश्चिमी क्षत्रप, जिसकी राजधानी नासिक और उज्जैन थी। के शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। शक क्षत्रप, देखिए मथुरा के शक क्षत्रप अधिपति। आगे लिखिए मथुरा के शक क्षत्रप, तो लिखिए आगे इसमें कि मथुरा के शक मूलतः, मथुरा के शक मूलतः मालवा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मालवा के रहने वाले थे, जहां 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक एक शासक के द्वारा पराजित किए गए और भागकर मथुरा आ गए। लिख लो कि विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही विक्रम संवत मनाया जाता है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखो कि मथुरा का प्रथम शक शासक था राजुल। राजुल, राजुल के बाद उसका पुत्र शोडास शासक बना। आगे लिखिए नासिक के शक, लिखिए नासिक के शक शासकों में सर्वप्रमुख थे भूमक और नहपान। आगे शक शासक, अगला पॉइंट, शक शासक नहपान के द्वारा, शक शासक नहपान के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आगे लिखिए नहपान को सातवाहन शासक, नहपान को सातवाहन शासक सतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित कर मार डाला था। सातकर्णी। आइए उज्जैन के शक, उज्जैन के शक, ठीक है। लिखिए उज्जैन का प्रथम स्वतंत्र शक शासक था चस्टन। चस्टन
उज्जैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक हुआ रुद्रदामन। आगे लिखिए, रुद्रदामन संगीत, राजनीति और तर्कशास्त्र का महान विद्वान था। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि, बोल रहा है, पता चलता है कि रुद्रदामन के समय जूनागढ़ का गवर्नर था सुविशाख। रुद्रदामन के समय जूनागढ़ का गवर्नर कौन था? सुविशाख। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसने जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अंतिम पॉइंट इसका लिखिए कि उज्जैन का अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय। से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर मार डाला और गुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर मार डाला और मालवा पर अधिकार कर लिया। हानि रहा। लो, पार्थियाई, पहल्लव या पार्थियाई। पहल्लव मूलतः ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले थे। लिखिए, भारत में पार्थियाई साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। पार्थियाई साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था मिथ्रेडेटस प्रथम। कौन था? आइए, मिथ्रेडेटस। वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक हुआ गोविंदो फर्निस। सर्वप्रसिद्ध शासक हुआ गोविंदो फर्निस। हाँ, लिख लीजिएगा तब बोलिएगा, दूसरा सेंटेंस बोलेंगे। अगला सेंटेंस लिखिए, गोविंदो फर्निस के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है उसका तख्त-ए-वही अभिलेख। गोविंदो फर्निस ने अपनी राजधानी तक्षशिला में स्थापित की थी। अगला सेंटेंस, गोविंदो फर्निस के शासनकाल में ही भारत में सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक आया था। भारत में ईसाई धर्म का आगमन पहली सदी ईस्वी में हुआ था। अब आइए कुषाण। लिखिए, कुषाण मध्य एशिया के यूची जाति से संबंधित थे। भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। कैडफिसस के द्वारा तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। कुजुल कैडफिसस के बाद बीमा कैडफिसस शासक बना। लिखिए, बीमा कैडफिसस के द्वारा सोने और तांबे के सिक्के चलवाए गए। कैडफिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल
नहीं हो, कौन है? ठीक, अब जो चीज बोल दी, जीसस के सिक्कों पर तीनों का चिन्ह अंकित मिला है। किसका किसका? अब इन चिन्हों से आप क्या पता लगा सकते हैं? आए, ठीक है, शिव का उपासक कनिष्क। कनिष्क समय लिख लीजिए 78 से 105 ईस्वी। तो 5 ईस्वी। दूसरा पॉइंट, हाँ पहला तो वह कनिष्क, कनिष्क का समय है। अरे कुषाण जब पढ़ रहे तब लिखिए। आए क्या? तो क्या, हाँ तो कनिष्क लिखा है तो क्या हुआ? तब ये जो अभी आप लिख रहे थे कुजुल कैटफिशस या बीमा कैटफिशस, कौन था ये सब? ओह, देखिए कुषाण किताब नहीं छूते हैं, नहीं आए, अब बाद में भी नहीं, तो इतना बड़ा सफर कैसे पूरा होगा? हाँ। तो पहला क्या लिखे? राज्यारोहण समझते हो? कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी को। हमारा पंचांग किस चीज पर आधारित है? समझ रहे हैं ना? लिखिए, कनिष्क अपनी प्रथम राजधानी तथा मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, लिखिए कनिष्क एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। लिखो ना, कैसे हो गया, अब ना लिखोगे। लिखिए, के महान सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। एशिया के महान सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। हो वन बेल्ट वन रोड, वही उसी उसी पर चल कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। मध्य अंततः कनिष्क अंततः मध्य एशियाई युद्धों में ही मारा गया था। ये कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का पोषक था, उसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। हम लिखाएंगे कहाँ किया गया था, हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये लिखाया जा चुका है। ठीक, इस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बता ही दिए। सिल्क कहां से कहा जाता था? चाइना से अफगानिस्तान, चाइना से यूरोप। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड बोले तो नहीं समझा? वे ठीक है, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला मार्ग है ना जी।
कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। जिन्होंने पहली बार शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, के कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए। स्वर्ण कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए। विद्या एवं विद्वानों का पोषक था। कनिष्क विद्या एवं विद्वानों का पोषक था। कनिष्क की राज्यसभा में कनिष्क की राज्यसभा में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, जैसे महान विद्वान निवास करते थे। कनिष्क के शासनकाल में कला की गंधार एवं मथुरा शैली का काफी विकास हुआ। की गंधार एवं मथुरा शैली विकास हुआ। कनिष्क के उत्तराधिकारी क्रमशः वशिष्ठ, हुविष्क, वासुदेव। कनिष्क के उत्तराधिकारी क्रमशः यानी कनिष्क के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद हुविष्क, लिख दे क्या, वशिष्ठ, हुविष्क, वासुदेव, तीनों के नाम लिख ली। तो विदेशी आक्रमणकारियों का विवरण ले लिए ना। अब देशी उत्तराधिकारी लिखिए। मौर्यों के देशी उत्तराधिकारी। तो मौर्यों के देशी उत्तराधिकारी में पहला नाम किसका लोगे? लिखो, शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ये जाति का क्या था? लिखिए, भारत के इतिहास का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य के संस्थापक। भारत के इतिहास के प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। सुन लीजिए कि बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था और निरीक्षण के दौरान ही पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और उसकी सेना यह समझ भी नहीं सकी कि उसका राजा मारा गया। सोचिए कैसा राजा था, कितना कटा हुआ था अपनी जनता से। लिखिए, पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, बता ही है आप लोगों को, फिर लिख लीजिए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था। क्या किया गया था? और उस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। उस यज्ञ के पुरोहित थे पतंजलि।
पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध पुस्तकों में बौद्धों का विनाशक कहा गया है। क्या कहा गया है? इसके बावजूद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सांची के बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया गया था। भरहुत के बौद्ध स्तूप का उसने निर्माण करवाया था। सांची और भरहुत कहाँ है जी? सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में? रायसेन। सतना कभी कभी जिला पूछ देता है, छोटका एग्जाम में, सचिवालय सहायक दरोगा वगैरह। ठीक है, एक बार तो पूछ दिया था, हम लोग को याद है, संभवतः छत्तीसगढ़ पीसीएस की किस में पूछ दिया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बनने वाले प्रमुख शुंग शासक इस प्रकार हैं। लिखिए, अग्निमित्र, ब्रजमित्र, सॉरी अग्निमित्र, वसुमित्र, ब्रजमित्र, भागभद्र, देवभूति। भद्र और उसके बाद देवभूति। और अंतिम पॉइंट नहीं लिख पाए हो? भूति, जिसकी हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने कर दिया। जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ा। नहीं, लेकिन हाँ सर तुम बेकार कह दिए। किस शक्ति का शासन था? राजतंत्र। और राजतंत्र का आधार किस पे टिका हुआ था? सत्ता पे, सत्ताकत पे। और जैसे ही शासक अयोग्य हो जाता है उसका पतन। तो चाहे उसकी हत्या भाई कर दे या बहनोई कर दे या कोई और कर दे। इतना आप लोग को इतिहास। तुम लोग देवभूति हत्या किसने किया? वसुदेव ने। और वसुदेव ने उसकी हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की? कन्नव वंश। वसुदेव यह भी एक ब्राह्मण वंश था। यह भी एक ब्राह्मण वंश था। और आगे लिखिए कि कन्नव वंश के 4 शासक हुए। कन्नव वंश के 4 शासक हुए। कितने शासक हुए? पहला वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मा। हुआ सुशर्मा, जिसकी हत्या सीमुक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सीमुक। वाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश समय 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। आंध्र सातवाहन वंश समय 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। तीन सौ बीसी से लिख रहे हैं आप 80 ईस्वी। चलिए, संस्थापक सीमुक। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक। राजधानी प्रतिष्ठान।
क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र सातवाहनों का राज्य था। लिखिए, पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम। पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम। नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि नागनिका रानी का नाम था। हाँ, नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि सातकर्णी ने भूमि अनुदान दिए थे। या भूमि दान दिए थे, अनुदान की जगह दाने लिखे, भूमि दान दिए थे। यह भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। अभिलेखीय साक्ष्य। सवाल कई बार पूछा गया है, भूमि दान की प्रथा कब शुरू हुई? सातवाहनों के शासनकाल। आगे लिखो, अगला पॉइंट। सातवाहन शासक हाल के द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की गई थी। लिखिए, गाथा सप्तशती में मुख्यतया प्रेम गाथाओं का उल्लेख किया गया है। ये लिखो, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। माता बलश्री के नासिक अभिलेख में पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, और आगे लिखिए, और अपने समकालीन सभी शासकों को भारत के सभी दिशाओं में अपना विजय प्राप्त किया था। और अपने समकालीन सभी शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। आगे लिखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक बना। टाइम शासक बना 130 से 154 ईस्वी। हाँ, लिखिए, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया, लेकिन
निकट संबंधी होने के कारण इसकी हत्या नहीं किया था, लिखिएगा नहीं। इसके भाई से रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, ठीक है। लिखिए, सातवाहन शासक था यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी समय लिखोगे 165 से 194 ईस्वी। अंतिम महत्वपूर्ण, बहुत इसके बाद भी शासक आते हैं लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लिख लिए, लिखिए, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर, ये आज का अंतिम पॉइंट है, यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है। तो जलयान का चित्र यदि किसी राजा के सिक्कों पर मिला है तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? बहुत अच्छा, इससे पता चलता है कि यह जल यात्रा और समुद्री व्यापार का समर्थक था। महाराष्ट्र में कहाँ? पैठन कहाँ है? कहाँ बोलिएगा तब ना। इसके फलस्वरूप उसने अपने सिक्कों पर एकमात्र ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण लिखा, ठीक है। अर्थात उसने कहा कि मैंने क्षत्रिय शासकों को पराजित कर अपने पराक्रम का परिचय दिया है।